और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप एसएससी जीडी का पेपर दोगे तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल होने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जिनका सेट लेके आया हूँ। काफ़ी मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपको पेपर सेट में देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पर सवाल होने वाला है और आपके लिए यहाँ पर एक मतलब कि स्क्रीन पर दिख जाएगा सवाल। उसको करने के बाद में आप यहाँ पर क्वेश्चन का टिक मार्क लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो और उसका आंसर भी चेक कर सकते हो कि आंसर ठीक है नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला सवाल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है कि उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, धनराशि का 2/5 है। अब ये वाला आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि धनराशि, अब जिसकी होता है तो उसको तो नीचे होता है। ठीक है, तो धनराशि का तो इसको आप मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो ब्याज दे रखा है ऐसा ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन को दिया हुआ है धनराशि का 2/5 है। ठीक है, धनराशि का 2/5 है, इसका मतलब है कि धनराशि क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 5। आपको पता होगा जिसकी जो होता है वो नीचे आता है हमेशा, तो प्रिंसिपल हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल हो गया 5 और धनराशि का ब्याज दे रखा है, जो ब्याज हो गया ऐसा ही कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और दर निकालनी है अपन को। क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो दर को निकालना है। अब एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। ठीक है, आपको पता होगा ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100। और सारी यहाँ पर अपन को चीज़ें दे रखी है। एसआई दे रखा है, एसआई कितना है? एसआई दे रखा है अपन को 2। ठीक है, 2 बराबर पी दे रखा है 5 और यहाँ पर आर निकालनी है और टी दे रखा है 40। ठीक है, बाय 100 कर देंगे। अब यहाँ पर काटाफासी कर ही लेंगे, 0 से 0 चल जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा? 1%। जिसका भी सही है वो अपना कमेंट कर सकते हैं कि मेरा सही है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, तो सवाल है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष में प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को खर्चा दिया हुआ है और साथ ही बचत भी दी हुई है। आपको पता होता है जो आय होती है ना, आय, वो आय किस किस से मिलकर बनी होती है? एक तो व्यय से मिलकर बनी होती है और एक बचत से मिलकर बनी होती है। आपको पता होगा कि अगर अपन 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कुछ खर्च भी करते हैं और कुछ बचत भी करते हैं। यही इसमें सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, व्यय दी हुई है और बचत दी हुई है और यहाँ पर अपन को टोटल आय निकालनी है, लेकिन टोटल आय नहीं निकालनी है। सवाल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर निकालना है अपन को औसत मासिक आय। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी चीज़ लिखी हुई है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वैसे आपको पेपर में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये। जो पहले 3 महीने थे उसमें है 1100 रुपये। अब 1100 रुपये क्या है? 1100 रुपये औसत है। ठीक है, औसत है तो उसका टोटल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 1100 को 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3300। ठीक है, इसी तरीके से अगले 5 महीनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 5 महीनों के लिए 1000 दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। इतना सा तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, और अगला दिया हुआ है यहाँ पर 4 महीनों के लिए 1200 रुपये। 4 महीनों के लिए कितना दिया हुआ है? 1200 रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 13100 रुपये। अब 13100 क्या है? ये तो है व्यय। ठीक है, व्यय, ये खर्चा है। 13100 रुपये उसने खर्च कर दिया अपनी आय में से। अब अगला दिया हुआ है बचत। यहाँ पर आप देख सकते हो अगला दिया है कुल वार्षिक बचत दी है 1300 रुपये। वार्षिक बचत कुल दे दी है, यहाँ पर कुल वार्षिक बचत जो दी है वो 1300 रुपये दी है और 1300 रुपये वार्षिक बचत। आप क्या ही यहाँ पर सोचेंगे कि 1300 को अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करना क्योंकि इसमें औसत नहीं हुआ है, इसमें टोटल दी है कुल बचत। ठीक है, 1300 रुपये दी है तो इसको 12 से गुणा मत कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने पास व्यय है और बचत है और यहाँ पर अपन को आय निकालनी है। आय का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यय प्लस बचत होता है। ठीक है, अब बचत कितनी है और व्यय कितना है सब कुछ अपने पास दिया हुआ है। तो बचत है 1300 रुपये और आय की व्यय कितना है? 13100 रुपये। ठीक है, 13100 रुपये। तो इसको अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा?
तो इसको जोड़ देंगे बाद में, जो टोटल आय आएगी 14,400 रुपये, यानी कि 14,400 रुपये की उसने आय की है। अब लेकिन सवाल आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है, औसत मासिक आय कितनी थी, ठीक है, औसत मासिक आय, ये तो एक साल में है। अब मासिक आय निकालने के लिए इसको 12 से भाग लगा देंगे तो मासिक आय आ जाएगी 14,400 को 12 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 12 कम 12 और 12 24, यानी 1200 रुपये इसकी मासिक आय आ जाएगी। और यही अपना आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 1। जिसका भी आंसर सही है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैसे मैं यहाँ पर लिख भी दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये सवाल है, काफ़ी को सरल लगेगा लेकिन काफ़ी इसमें अटक जाते हैं, और ऐसे सवाल अपने आते भी हैं ALP टेक्नीशियन में, SSC GD में आते भी हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, इसमें अपन को सिर्फ टाइम दिया होगा और टाइम के साथ साथ में कितनी गुनी हो रही है, यानी कि गुनी का मतलब है प्रिंसिपल दिया होता है। सबसे पहले तो टाइम दिया होता है और प्रिंसिपल दिया होता है P, ठीक है, टाइम और P। अब इन दोनों में क्या रेशियो होता है, अगर वार से संयोजित होती है तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, T1/T2 इक्वल टू में P1/P2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। T1 का मतलब है कि ये देख सकते हो आप 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी, ठीक है, तो 2P मान लिया। और नेक्स्ट मानना है अपन को T2 निकालना है, और यहाँ पर अपन को कितनी गुनी करनी है, 4 गुनी करनी है, ठीक है, इसको 4 गुना करना है, यानी कि 2P और 4P और 10 और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकल जाएगी आराम से, P से P कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, T2 का आंसर कितना आ जाएगा 20। तो 20 सालों में ये 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट सवाल है 5वां, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि सरलीकरण का है। इसका भी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कौन सा आंसर ठीक होगा, नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता देना, अगला वीडियो हम इसके लिए लेके आएंगे, ठीक है, पूरा सरलीकरण के लिए लेके आएंगे अगर आपसे नहीं होता है तो। अब नेक्स्ट सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रम से 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना है, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, टोटल तो रखा है अपन को 7200 रुपये, टोटल तो है 7200 रुपये, और PQR में इसको बांटना है, PQ और R में इसको बांटना है, और इनका अपन को रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 3/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको करने के लिए काफ़ी को स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, और अगर सिंपल दिया होता है तो कर लेते हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे अपन 1 लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8/3, ठीक है। अब इसको अपन हटा देंगे, 2 को नीचे से हटा देंगे, ऐसे मैं हटा रहा हूँ लेकिन हटाते नहीं है, तो यहाँ से देख सकते हो ये अपना रेशियो बन चुका है 1/8/3 का, ठीक है, PQR का रेशियो बन चुका है। अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको पता होगा, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 बराबर कितना है, 12 बराबर है 7200 कर देंगे, और R की वैल्यू कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200/12, और R की कितनी है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 7200/12 गुणा 3, ठीक है। तो इसको कर देंगे अपन, 3 से 4 बार कट जाएगा, 4 से यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1800 जो होगी R की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो बल्ला खरीदता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, CP यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो कि आपको दिया है 2320 रुपये, 2320 रुपये, ठीक है, CP दिया हुआ है। लेकिन इसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च कर देता है, मरम्मत में कितना खर्च करता है 180, तो अब उसका जो टोटल कॉस्ट जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2320 में अगर अपन ने 180 जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, यहाँ पर देख सकते हो आप, तो 2500 रुपये की टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कह रहा है कि इसको बेच भी देता है, साथ के साथ यहाँ पर बेच देता है, 2400 रुपये में बेचता है, यानी कि SP कितना है 2400 रुपये है, 2400 रुपये है SP। तो इसका हानि प्रतिशत निकालना है। अब सबसे पहले तो आप देखो कि इसको हानि कितनी हुई है, 2500 का इसका बैट पड़ा था और 2400 रुपये में इसको बेच दिया, तो 100 रुपये की तो इसको हानि हो गई, हानि यानी कि लॉस उसको कितना रुपये का हो गया 100 रुपये का हो गया लॉस, और इसका निकालना है अपन को हानि प्रतिशत। अब आपको पता होगा प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है,
जो कि इसको 2500 रुपये का क्रय मूल्य पड़ा, ठीक है। तो आपको हानि प्रतिशत निकालनी है, यानी कि लॉस परसेंट निकालना है। और आपको पता होता है लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, जो कि उसको टोटल कॉस्ट जो पड़ी थी 2500 पड़ी थी, तो इसी पर निकलेगा। काफ़ी क्वेश्चन गलत कर देता है काफ़ी स्टूडेंट, जो कि इस पर निकाल देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उसने खर्च भी तो कर दिया 180 रुपये का, तो टोटल जो हानि निकलेगी ना वो इसी पे निकलेगी। अब निकालने के लिए हानि को रखेंगे ऊपर की साइड और जो अपना CPS को रखेंगे नीचे, ठीक है, 2500 और गुणा कर देंगे 100, ठीक है। तो ये हट जाएगा 25 चौका 100, 4% की उसको हानि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य इनके SP अपन को दिया हुआ है 5175 रुपये, ठीक है। 5175 रुपये अपन को SP दिया हुआ है और उस पर 25% की छूट दी जाती है। छूट दी हुई है 25%, आप देख सकते हो 25% की छूट दी हुई, ठीक है। उसके बाद में वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर अपन को अंकित मूल्य निकालना है। SP दिया हुआ है, छूट दी हुई है और अंकित मूल्य निकालना है। अब आपको पता होगा कभी भी कोई छूट देता है ना तो अंकित मूल्य पे ही देता है। अब अंकित मूल्य अपन मान लेते हैं x, ठीक है। अगर x पे अपन 25% की छूट देते हैं, 25% की छूट का मतलब है अगर x की अंकित मूल्य x है, अगर 25% की छूट देते हैं तो वो 75% में बिकेगी। आपको पता होगा 75% में बिकेगी और कितने में बिकेगी, 5175 रुपये में, 5175 रुपये में। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपना अंकित मूल्य होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो x बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 44 आम, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मैंगो है 44 और केले हैं 121, बनाना 121 और सेब यानी कि एप्पल कितने हैं यहाँ पर दे रखे हैं अपन को 11। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हैं और समान पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों का मतलब है अगर मैंगो रखे हैं ना तो एक पंक्ति में मैंगो ही मैंगो होंगे, और बनाना है तो एक पंक्ति में बनाना ही बनाना होंगे और एक पंक्ति में एप्पल ही एप्पल होंगे। और जो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा देख सकते हो आप, यानी कि इसमें मैंगो, इसमें बनाना और इसमें आम, ठीक है। इस प्रकार से पंक्तियाँ बनेंगी जो कि सेम होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हो 44 है, 121 और 11 है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें से अपन को सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि HCF होता है, HCF यहाँ से निकालना होगा। एक 44 का, 121 का और 11 का HCF क्या होता है वो आपको पता होगा, या फिर नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका ये होता है, देख सकते हो आप 11 गुणा 4 लिख सकते हैं, इसको 11 गुणा 11 लिख सकते हैं और ये 11 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। HCF हो गया अपना 11, ठीक है। HCF अपना 11 हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि 11 पे टिक लगा देते हैं, लेकिन 11 इसमें पंक्तियां नहीं बनने वाली हैं। 11 की पंक्तियां जो मैंगो की बनेंगी वो 4 पंक्तियां बनेंगी, ठीक है। और बनाना की जो बनेंगी वो 11 पंक्तियां बनेंगी और एप्पल की जो बनेंगी वो 1 पंक्ति बनेगी, ठीक है। अब 4, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 16 पंक्तियां टोटल बनेंगी, जो कि अपना आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो कि हर कोई कर सकता है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। और आप कमेंट करके बता देना आपको कौन सा इसमें आंसर ठीक लग रहा है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट नंबर 11। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, A और B दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं, ठीक है। यानी कि बेचते हैं, इनके SP दिया हुआ है इसमें 5000 रुपये। A भी 5000 में बेचता है और B भी 5000 में बेचता है, ठीक है। SP दिया हुआ है दोनों घड़ियों का, और A 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि B को 10% की हानि होती है। तो A और B का क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि CP का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, A को तो हो रही है 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और B को हो रहा है 10% की हानि, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर मान लेते हैं अपन CP, A का CP A ही मान लेते हैं, ठीक है। A का CP अपन A ही मान लेते हैं। A को 25% की हानि हो रही है, तो 25% का लाभ हो रहा है, तो A को 125% पे उसने बेचा होगा, ठीक है। और B ने उस घड़ी को 10% का हानि हुई है तो उसने 90% पे बेचा होगा, ठीक है। और यहाँ से अपन उनको दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं आया तो वापस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, A ने 5000 में घड़ी को बेचा था और B ने भी 5000 में बेचा था, ठीक है। उनका विक्रय मूल्य तो सेम था, लेकिन क्या हुआ कि A को तो 5000 बेचने पर 25% का लाभ हो गया, लेकिन B को उसी 5000 में बेचने पर 10% की हानि हो गई।
अब काफ़ी को लगता है कि 5000 का यहाँ पर रोल है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 5000 का कोई रोल नहीं है। जब CP और SP का अपन को CP1 और CP2 का अगर अपन को रेशियो निकालना है तो यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, लेकिन CP1 की वैल्यू निकालनी हो तो ही 5000 का यहाँ पर रोल होगा, ठीक है। अगर अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात निकालने के लिए आपको सिंपल सा करना है कि एक को 25% का लाभ हुआ था तो A गुणा 125/100 करना है, और एक को 10% की हानि हुई थी तो B गुणा 90/100 कर देना। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और यहाँ से अपन कर देंगे तो ये हो जाएगा A अनुपात जो B आएगा ना वो आएगा 90/125, ठीक है। इसको अपन 5 से काट लेंगे तो 18/25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। अधिकतम अंक का मतलब है कि 100% उसके अंक कितने हैं। यहाँ देख सकते हो दो विद्यार्थी, अपन अगर मान लें कि दो विद्यार्थी, एक तो A है और एक B है। A ने तो 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और B ने जो किए हैं वो 60% अंक प्राप्त किए। दोनों इसमें दे रखा है कि A ने 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए। अधिक प्राप्त हुए यानी कि A जो 75% अंक लिए ना उसने B से 30 नंबर अधिक ज़्यादा लिए हैं। तो अगर इसमें अपन 30 जोड़ देते हैं तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपन 100% निकालेंगे, 75%, 60% प्लस 30, ठीक। तो 60 को इधर लेके आएंगे, परसेंट को एक साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 75% माइनस 60% बराबर 30, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 15% बराबर 30। तो 1% कितना हो जाएगा 30/15। अपन को निकालना कितना है 100%, तो 100% निकालने के लिए 30/15 गुणा 100 कर देंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 200 नंबर। कितना आ जाएगा अधिकतम अंक 200। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दे रखी है, उनकी औसत आयु कितनी है। बहुत ही सिंपल है, सातों को जोड़ लेना और 7 का इसमें भाग लगा देना, औसत आयु निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही आसान सवाल है। R एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करता है 90 दिन में, 90 दिन में पूरा करता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम R द्वारा 45 दिनों में पूरा होगा। 90 दिनों में अगर वो 100% काम पूरा करता है तो 90 का आधा यानी कि 45 दिन में कितना परसेंट काम पूरा होगा। ये पूछा है 45 दिनों में कितना परसेंट काम पूरा होगा। तो आपको पता है कि जब दिन ही आधे हो गए तो परसेंट भी आधा हो जाएगा, यानी कि 50% ही काम हो पाएगा आधे दिन में। 45 दिनों में 50%, तो इसका सही आंसर होगा 50%। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को देखना है कि दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब है एक गाड़ी अगर इधर चल रही है ना तो दूसरी गाड़ी भी इधर चल रही है। अगर इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 320 मीटर है और इसकी भी 320 मीटर है, ठीक है। और आगे दे रखा है सवाल यहाँ पर, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो स्पीड क्या है। और दोनों स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड क्या है सेम है। यहाँ पर स्पीड पूछ रहा। अब आपको स्पीड का तो फॉर्मूला पता ही होगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले आप देखिए डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस एक गाड़ी की 320 है, एक गाड़ी की 320 है। अब काफ़ी क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन भाई जोड़ना नहीं है। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना तो एक ही डिस्टेंस लेनी है और वो है 320, ठीक है। 320 अपॉन टाइम कितना है 18 सेकंड का, तो 18 का इसमें भाग लगा देंगे। लेकिन जो अपनी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन मीटर पर सेकंड में आएगी। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड को, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 6 का 30 और 5 चौक 20, 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, अंकित मूल्य दे रखा है अपन को 2000 रुपये।
2000 रुपये दे रखा है। एक जो छूट दे रखी है 20% की छूट दे रखी है, ठीक है। अगर इसमें 20% की छूट देते हैं तो 80%, ठीक है, 80% पे बेचेंगे, 80% पे बेच दी। लेकिन अब नेक्स्ट सवाल देखिए, x प्रतिशत, अगली जो छूट दे रखी है वो x प्रतिशत है। x प्रतिशत को क्या लिखेंगे अपन, 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स लिख देंगे बाय 100, और बराबर कितना आ जाएगा, इसमें बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख 1400, बराबर आ जाएगा 1400, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 2 0 से 2 0, एक 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 इंटू 100 माइनस एक्स बाय बराबर 1400, तो 100 माइनस एक्स बराबर 1400 अपॉन 16। तो अब यहाँ देख सकते हो 1400 में अगर 16 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 87.5, ठीक है। 100 माइनस एक्स बराबर 87.5, तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 100 माइनस 87.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। ये 12.5% जो दूसरी बट्टा है 12.5% होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, टाइम एंड वर्क का सवाल है। 8 दिनों तक एक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ठीक है। 20% अधिक कुशल है, 20% अधिक कुशल का मतलब है कि 120/100, यानी कि ये तो है पूनम का काम और ये है राखी का काम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये कट जाएगा 2 6 12 2 5 10, ठीक है। ये है पूनम और ये है राखी। अब यहाँ से खिलौनों के हिसाब से अपन बात करते हैं, यानी कि पूनम अगर 6 खिलौने बनाती है तो राखी वहीं पर 5 खिलौने बनाती है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि राखी ने कितने दिन तक काम किया है, 8 दिन तक काम किया है। 8 दिन तक काम किया है तो कितने खिलौने बनाए हैं उसने, गुणा 8 कर देंगे, 40 खिलौने बनाए हैं। 40 खिलौने का मतलब है कि 10% काम पूरा हो चुका है, यानी कि ये 40 खिलौने का मतलब है 10% काम पूरा हुआ है। 10% काम, अगर अपन को 100% काम निकालना है तो 100% निकालने के लिए 40/10 गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो 100 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। लेकिन आपको 100 नहीं चाहिए, यहाँ पर अपन को चाहिए 90%, क्योंकि शेष काम ये दोनों मिलकर कर रही हैं, ठीक है। शेष काम दोनों मिलकर कर रही है तो 90% कितना हो जाएगा, अगर अपन 400 का 90% निकालेंगे तो 400 का 90% आ जाएगा 90/100, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, यानी 360। 360 काम अभी पूनम और राखी को मिलकर करना है, और पूनम और राखी अगर मिलकर करती हैं 6 तो पूनम बनाती है और राखी 5 बनाती है, तो टोटल कितने बनाएंगे, 11 खिलौने। बनाने कितने, 360 खिलौने, तो ये कितने दिन में बनेंगे, 360/11, ये अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, काफ़ी को टिपिकल लगेगा लेकिन बहुत ही आसानी से होने वाला। अभी देखना, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप देखो 14.28% बढ़ा रहे हैं। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो 1/7 आता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अगर आप मैथ के सवाल करते हो तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। 14.28 को सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1/7 आता है। अब यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है, लंबाई का बढ़ रही है का मतलब है 7 से कितनी हो रही है, 8 हो रही है। 7 से हो रही है 8, क्योंकि 1 बढ़ रही है, 7 से हो रही है 8, लंबाई बढ़ गई 7 से 8 हो गई। लेकिन चौड़ाई हमेशा इसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। यानी कि 8 पहले थी, चौड़ाई क्या थी, पहले 8 थी, यहाँ पर अपन 8 ले आएंगे और 7 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो चौड़ाई 8 से घटकर कितनी हो गई, 7 हो जाएगी। यानी कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। तो 1/8, 1/8 को अगर थोड़ा सा परसेंट में लिखें तो 1/8 गुणा 100 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ठीक है, 25/2, तो इसका आ जाएगा 12.5%, ठीक है। 12.5% चौड़ाई को घटाना पड़ेगा तो ही क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी काफ़ी गलती कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो m/9 दे रखा है, m/9 इक्वल टू 9/16, ठीक है, ये दे रखा है, और सॉरी 9/6 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है m + n अनुपात m + n अनुपात m-n, ठीक है, ये निकालना है। अब सिंपल सा सवाल है, m यहाँ पर 9 मान लेंगे और n को यहाँ पर 6 मान लेंगे, तो 9 + 6 अनुपात 9 - 6, तो ये हो जाएगा 15/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आखिरी सवाल है अपनी इस वीडियो का। और फ्रेंड्स वीडियो आपको यहाँ तक आप अगर देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, 93% तो उत्तीर्ण रहे। ठीक है, और अनुत्तीर्ण कितने रहेंगे? तो फिर 93% हुए तो 7% जो थे वो अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, अनुत्तीर्ण रहे। और अनुत्तीर्ण का अपन को दे रखा है कि अनुत्तीर्ण कितने हैं, यहाँ पर देख सकते हो अनुत्तीर्ण की जो वैल्यू है यहाँ पर दी हुई है 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अब अपन को तो निकालना है कि भाई परीक्षा में बैठे कितने थे, तो बैठे तो 100% थे ना, तो 100% निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से 1% निकल के आएगा, तो 1% आ जाएगा 9,275/7 और यहाँ से अपन 100% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9,275/7 गुणा 100। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके आप कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।